हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। मेरा नाम है निकेत और आज के इस वीडियो में हम जिस चैप्टर के बारे में जानने वाले हैं उसका नाम है वर्क पावर एनर्जी। क्लास 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। वीडियो के एंड तक आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं, बेसिक थ्योरी से लेकर के न्यूमेरिकल तक के। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्क तो हम डेली लाइफ में बहुत करते हैं, ठीक है, लेकिन डेली लाइफ के वर्क में और फिजिक्स के वर्क में काफ़ी अंतर होता है। ठीक है ना, जैसे कि हम बैठकर अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो डेली लाइफ में हम सोचेंगे कि हम काम कर रहे हैं, या फिर हम कुछ नोट्स बना रहे हैं तो हम बोलेंगे हम काम कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं। लेकिन फिजिक्स के अंदर वर्क का मतलब होता है कि जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा हो, ठीक है, और बॉडी डिस्प्लेस हो रही हो, ये नेसेसरी कंडीशंस होती हैं वर्क के लिए। ठीक है, वर्क होता है, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स कॉजेस डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी। लेट्स से यहाँ पर कोई कार खड़ी हुई है जिस पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, जिस पर मैंने फोर्स अप्लाई किया और कार फॉरवर्ड मोशन करी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हुए हैं, इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे कि वर्क डन किया है मैंने। अगर मेरे फोर्स के कारण वो गाड़ी मूव करी है तो वर्क डन मैंने किया है। ठीक है ना। अब जैसे कि मान के चलिए मैं खड़ा हुआ हूँ, पुश कर रहा हूँ और गाड़ी ने मेरे ऊपर फोर्स लगाया है, एक्सीडेंट कर दिया मतलब मेरा। तो मेरे ऊपर अगर फोर्स लगा है तो यहाँ पर गाड़ी के फोर्स ने वर्क किया मेरे ऊपर। ठीक है ना, मैं पुश कर रहा हूँ तो मैं वर्क कर रहा हूँ, और गाड़ी ने अगर मेरे ऊपर वर्क कर दिया तो मैं तो गया। ठीक है, मतलब एक्सीडेंट वाली सिचुएशन है यहाँ पर। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो देखिए, अब हम देखते हैं वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप जानते होंगे वेक्टर का साइन, हमें ये एरो का साइन क्या बता रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब अगर ये बीच के डॉट के सिंबल को, यानी कि डॉट प्रोडक्ट के सिंबल को अगर हम अलग करते हैं तो यहां पर हमें एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी मिलती है जो कि है कॉस थीटा। अब यहां पर थीटा क्या है, कॉस तो सिर्फ थीटा के साथ लगा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। थीटा क्या है यहां पर, जैसे मान के चलिए ये है आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और ये है आपका, लेट्स से ये है आपका, ठीक है, ये फोर्स का डायरेक्शन है नीचे साइड, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है उससे 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर एंगल कितना है आपका, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो थीटा की जगह आप 90 पुट करेंगे। अब जैसे बॉल का एग्जांपल मैंने बताया था कि जब बॉल नीचे आती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन भी नीचे होती है, यानी कि mg फोर्स नीचे लगता है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेम होने के कारण थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0 डिग्री। तो आप 0 डिग्री पुट करेंगे। तो ये सिचुएशंस है, आगे हम देखेंगे इनके बारे में, ये जस्ट एग्जांपल बता रहा था मैं आपको। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होता है, जब कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव कब होगा कॉस थीटा, आपको पता है 0 से लेकर 90 तक कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू 1, फिर आप बढ़ाते जाएंगे वैल्यू पॉजिटिव होती जाती है। कॉस 90 की वैल्यू, कॉस 90 पर पहुंचने के बाद वैल्यू 0 होती है, बाकी सभी पॉजिटिव चलेंगी। ठीक, तो पॉजिटिव वर्क का एग्जांपल जैसे हम देखें, जैसे कि मैंने आपको कार का एग्जांपल दिया था कि कार पे मैंने फोर्स लगाया, कार आगे मूव करी, मतलब मेरा फोर्स भी इसी साइड है और डिस्प्लेसमेंट भी इस साइड हुआ। थीटा आएगा 0 और कॉस थीटा की जगह, मतलब थीटा की जगह हम 0 रखेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू मिलेगी 1। तो ये तो 1 हो गया, तो एफ एस अकेला बचेगा यहाँ पर, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बचा। नेगेटिव वर्क कब होगा, जब बॉल वाला एग्जांपल देखा, जब बॉल मैंने ऊपर फेंकी तो बॉल के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है ऊपर साइड, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे साइड। ठीक है, तो यहां पर ये जो फोर्स है ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसलिए यहां पर एंगल बनेगा 180 डिग्री। और जब हम कॉस थीटा की जगह कॉस 180 पुट कर देंगे तो 180 के कारण वैल्यू हो जाएगी -1, और यहां पर 1 को हम लिखेंगे नहीं, माइनस का साइन लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा नेगेटिव वर्क। ठीक है, नेगेटिव वर्क का एग्जाम्पल देख लिया हमने। अब देखते हैं जीरो वर्क। जीरो वर्क, सॉरी, यहाँ पर मैंने थीटा की जगह 0 लिख दिया, यहाँ पर 0 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 90 डिग्री, क्योंकि हम पॉजिटिव का केस देख चुके हैं, ये पॉजिटिव वाला केस है। यहाँ पर थीटा अगर 0 है तो वर्क पॉजिटिव होगा। ठीक है, थीटा 90 कब होता है, इसका एग्जाम्पल है कुली। कुली जब अपने सिर पर वेट रखा रहता है, बहुत सारा लगेज, तो वेट फोर्स की डायरेक्शन होती है नीचे साइड, जो कि mg फोर्स लग रहा है नीचे साइड। ठीक है, वेट, लगेज का वेट, और कुली उसके परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। जैसे मैं अपने सिर पर वेट रखा हूं तो वेट की डायरेक्शन है नीचे साइड। अब अगर मैं इस साइड आगे जा रहा हूं तो देखिए वेट नीचे, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर जा रहा है उसके ना, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब थीटा 90 डिग्री होता है तो वर्क होता है 0 वर्क। ठीक है, अब देखिए हम देख लेते हैं कि एसआई यूनिट क्या होती है वर्क डन की। तो वर्क डन की एसआई यूनिट होती है जूल, इसे हम लिखते हैं कैपिटल जे से। ठीक है, सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। अर्ग मतलब बिल्कुल
छोटे, जैसे आप डिस्टेंस को नापते हैं पहले किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, वैसे ही जूल के लिए हम अर्ग यूज करते हैं, जो कि सीजीएस यूनिट है। आई एम सॉरी, 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁻7 अर्ग, या फिर 1 अर्ग इज इक्वल टू होता है 10⁻⁷ जूल। ठीक है, यहां पर एक माइनस साइन गड़बड़ लग गया था गलती से। ठीक है, लेकिन इसकी एक तीसरी यूनिट भी होती है, ये तो आपने देखी एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट। एक यूनिट इस फॉर्मूले से बन रही है, ध्यान से देखिए, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हो गई मीटर। तो यहां से वर्क की यूनिट मिलती है हमें न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर। 1 जूल और 1 न्यूटन मीटर बराबर ही होंगे। अगर मैं बोलूं कि मैंने 1 जूल वर्क किया है तो यहां पर मेरा वर्क 1 न्यूटन मीटर के ही बराबर होगा। ठीक है, अब ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml/t-2। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है एक्सरसाइज, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, वर्क तो हमारा इतना था, टाइप्स ऑफ वर्क, यूनिट्स ऑफ वर्क, डेफिनेशन ऑफ वर्क, ये सारी चीजें हमने वर्क के बारे में देख ली। अब हम आते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, इसका एक एग्जांपल बताता हूं आपको। एग्जांपल में जैसे कि आप मान के चलें कि आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं लेट्स से कि मैं 10 किलोमीटर एक बार में चल सकता हूं, तो ये क्या हुई, आपकी कैपेसिटी हुई। ठीक है ना, किसी भी काम को करने की आपकी कैपेसिटी ही एनर्जी कहलाती है। ठीक है, जैसे आप वॉकिंग कर सकते हैं 10 किलोमीटर तक, तो ये आपकी एनर्जी है। ठीक है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी एसआई यूनिट भी क्या होती है, जूल। तो बेसिकली आप ऐसा रिलेट कर सकते हैं इसको कि जैसे आपने बोला कि आज मैं इतना काम कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने हैवी डाइट ली है। ठीक है ना, आपके काम करने के पीछे बैकबोन मतलब क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, आपने कितनी हैवी डाइट ली है। आपने ज़्यादा खाना खाया, आपके अंदर एनर्जी होगी। आपने से आज एक दिन पूरे दिन खाना नहीं खाया, नेक्स्ट डे आप वीक फील करेंगे, आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। ठीक है ना, जिम वाले जो होते हैं वो भी बहुत अच्छी एनर्जी लेवल रखते हैं, अपना मेंटेन रखते हैं ताकि हैवी वेट लिफ्टिंग कर पाएं। और इसके ये कैसे मैनेज करते हैं, डाइट से। जितनी अच्छी डाइट होगी उतना ही ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाएंगे, यानी कि उतना ही ज़्यादा वर्क कर पाएंगे जिम में। ठीक है, तो एनर्जी और वर्क एक ही चीज़ होती है। वर्क, एनर्जी मतलब होता है वर्क को करने की कैपेसिटी। ठीक है, जितनी एनर्जी होगी उतना वर्क होगा, और जितना वर्क होगा आप उतनी एनर्जी से काम कर पाएंगे। दोनों एक ही चीज़ होती है, बस इंटर रिलेटेड है, आप समझ लीजिए। एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। ठीक है ना, हम आगे भी यूज करेंगे, जहां पर हमें वर्क इज इक्वल टू 100 जूल मिल रहा है, वहां पर हम ये लिखेंगे कि एनर्जी इज इक्वल टू 100 जूल है। ठीक है ना, क्योंकि 100 जूल अगर आपने वर्क किया है तो आपकी 100 जूल एनर्जी वेस्ट हुई होगी, या तो फिर आपने 100 जूल एनर्जी ली है तो आप 100 जूल वर्क कर पाएंगे। एक ही बात है। अब देखिए, ढेर सारी एनर्जी के हमने नाम सुन रखे हैं, कुछ एग्जाम्पल के लिए देखें तो ये दोनों एनर्जीज को भी छोड़ दीजिए, इनको मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। हीट एनर्जी क्या होती है, जो हीट हमें फील होती है। ठीक है ना, आग हम जलाते हैं तो हीट एनर्जी मिलती है हमें। केमिकल एनर्जी क्या होती है, जो कि आपको खाने से मिल रही है, जो आपकी बॉडी में जा रही है। ठीक है ना, जिससे आप वर्क कर पा रहे हैं, ये आपकी केमिकल एनर्जी है, जो फूड के थ्रू आपके अंदर बॉडी में जा रही है। लाइट एनर्जी क्या होती है, जो सन से, बल्ब से, ये सारी लाइट के फॉर्म में जो एनर्जी आती है उसे हम लाइट एनर्जी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसके कारण ये सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाएगी। साउंड एनर्जी क्या है, बॉम्ब फटा वहाँ पर तो उससे जो एनर्जी निकल के आई वो साउंड एनर्जी कहलाएगी। और न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं जैसे कि, न्यूक्लियर रिएक्शंस से जो एनर्जी निकलती है वो न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है। ठीक है, जैसे आप सुनते होंगे एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, ये न्यूक्लियर बॉम्ब, इनसे जो एनर्जी निकलती है उसे न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हमारा एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो शुरू होता है यहां से। अब हम आ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी पर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसी भी बॉडी की वो एनर्जी जो कि मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है ना, अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उसके पास डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी और कुछ ना कुछ मास भी होगा। मास और वेलोसिटी अगर किसी की बॉडी के पास है एट द सेम टाइम, उसके पास काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाए कि इसकी एनर्जी की यूनिट क्या होगी काइनेटिक एनर्जी की, तो वही जूल होगी हमारी एनर्जी की यूनिट। ठीक है, फॉर्मूला आपने देख लिया है। और काइनेटिक एनर्जी हमेशा ही पॉजिटिव होती है, इसमें नेगेटिव का कोई काम नहीं है। वर्क में आप ऐसा कह सकते हैं कि नेगेटिव वर्क हो रहा है, लेकिन एनर्जी हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, अब हम आते हैं, अब जैसे मान के चलिए आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, तो इसको अभी आप इस हेडिंग को इग्नोर करें,
आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप ये फॉर्मूला प्रूफ करके बताइए कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर ही क्यों होती है, तो आप लेंगे कि भाई वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड एफ इज इक्वल टू एम ए फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। दोनों इक्वेशन को आपने इक्वेट किया, वैल्यूज पुट करी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए एस, ठीक है, एफ की जगह एम ए रख दिया, एस एज इट इज आ गया। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम जानते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है। यहाँ से हमने 2 को अपॉन में ले जाके as की वैल्यू कैलकुलेट करी, जो कि हमें मिलेगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। इस as की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, m तो एज इट इज रहेगा, ये ब्रैकेट में हम वैल्यू पुट कर देंगे, और जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब या तो आप इसे स्टेप में समझ सकते हैं कि भाई वेलोसिटी में से वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो कुछ वेलोसिटी ही तो मिलेगी, या एक एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, u अगर 0 हो जाए तो क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा हमारा। तो यही तो है काइनेटिक एनर्जी। आपने ये वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड एफ इज इक्वल टू एम ए, इन दो इक्वेशन की हेल्प से आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला प्रूव कर दिया है, ठीक है, बहुत ही सिंपल था। अब इस ही डेरिवेशन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर आपसे बोला जाता है कि आप काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन डेराइव करें तो आपको यहाँ तक आने के बाद u0 ले लेना होगा, तो आपको w इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मिल जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या लिखना पड़ेगा कि ये ही वर्क डन है जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी आई बॉडी में, ठीक है। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द बॉडी। ये एक लाइन लिख के आप यहाँ पर लिख दें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोलता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम डेराइव करिए तो आपको यहां पर आकर रुक जाना है। यही रिलेशन होता है वर्क और एनर्जी के बीच में, ठीक है। इसका स्टेटमेंट हम अगले सेक्शन में देखेंगे, जहां पर आपको पता चलेगा कि अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपको ऊपर थ्योरी में क्या लिखना है और फॉर्मूला क्या लिखना है, उसके बाद ही हम डेराइव करेंगे, ठीक है। तो देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है वो हमें क्या बताता है, वर्क डन बाय अ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वहां पर हमने फॉर्मूला क्या देखा था, W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। मतलब जैसे कोई बॉडी चल रही है u वेलोसिटी से, ठीक है, जैसे कोई कार है जो कि u वेलोसिटी से मूव कर रही है, और u वेलोसिटी भी नहीं, आप माने चलिए 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो मूव कर रही है। अब मैंने उस पर फोर्स लगा के उसकी वेलोसिटी को कर दिया 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे मैं u की जगह रखूंगा 10, यहाँ पर रखूंगा 20, तो इनके डिफरेंस से मतलब मेरे वर्क करने के कारण उसकी वेलोसिटी में कुछ इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक वर्क किया जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई, ठीक है। मैं जितना वर्क करूंगा उतनी एनर्जी चेंज होगी, अगर मैं कोई वर्क नहीं करूंगा वेलोसिटी उतनी ही रहेगी या काइनेटिक एनर्जी उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो हमें यही वर्क एनर्जी थ्योरम ने बताया कि जितना वर्क किया वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं अपनी सेकेंड वाली एनर्जी पर जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही सिंपल चीज़ है, किसी भी रखी हुई बॉडी के कारण उसके पास जो एनर्जी होती है या फिर उस किसी भी बॉडी की शेप साइज के कारण उसके पास जो एनर्जी होती है वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलिए ये मार्कर मेरे हाथ पर रखा है तो इसके पास एक एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना। स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग के पास एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब लेकिन अगर मैं इस मार्कर को ऊपर उठा के ले आऊं, इतनी हाइट पे ले आया मैं भी इसको, तो इसके अंदर क्या हुआ है, एक एनर्जी डेवलप हो गई, ठीक है। यहां पर एक एनर्जी इसके पास डेवलप हो चुकी है, जो कि एनर्जी कौन सी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। को मेन फोकस करना है दो पोटेंशियल एनर्जीज पर, एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आप खिल्ली ठोकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैमर, तो यहाँ पर आपने हैमर से एक वर्क कराया, आप हैमर को ऊपर लेके आए तो उसके अंदर एक आ गई पोटेंशियल एनर्जी डेवलप। अब जैसे ही आप उसको नीचे ले जाके आपने वर्क कराए तो यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने हैमर को ऊपर लेके आए तो उसमें एनर्जी डेवलप हुई। अगर आप वहीं हाइट पर उस नीडल पर रखे रहते तो वहाँ पर कुछ नहीं होता आपका, लेकिन आप उसको ऊपर लेके आए, उसके अंदर एनर्जी डेवलप हुई। ऐसे ही मैं मार्कर को ऊपर लेके आया, अब मैं इसको छोड़ूंगा तो इसके अंदर एक एनर्जी डेवलप हुई जो कि इसको नीचे लेके गई मेरे छोड़ने पर, ठीक है। ये एनर्जी कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। दूसरे टाइप की एनर्जी होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। लेट से एक स्प्रिंग है मेरे पास जिसको मैंने स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। अभी इसके अंदर एक एनर्जी डेवलप हो चुकी है, मैंने वर्क किया, मेरे वर्क के कारण इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई। अब मैं जैसे ही इसे छोड़ूंगा स्प्रिंग वापस आ जाएगा। क्यों वापस आया, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो चुकी थी, ठीक है। अब इसी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर हमारे जो
हाइड्रो एनर्जी वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं वो काम करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा डैम्स में इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वहाँ पर क्या होता है, बहुत ऊंची हाइट से वाटरफॉल मतलब पानी को गिराया जाता है टरबाइन पर। पानी गिरता है, जितनी ज़्यादा एनर्जी से पानी गिरेगा उतनी तेज़ी से टरबाइन घूमेगी, जितनी तेज़ी से टरबाइन घूमेगी उस हिसाब से करंट बनता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, पोटेंशियल एनर्जी आई इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसका फॉर्मूला होता है mgh। mgh यहाँ पर क्या है आपका, मास, ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन और हाइट। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे। इस बॉडी को हमने m हाइट पर उठा दिया तो यहाँ पर उसके पास h डिस्प्लेसमेंट हमने h करा दिया है बॉडी को, m उसका मास था, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है डाउन साइड। तो इस फॉर्मूले को हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं, वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इज इक्वल टू ma होता है न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, डिस्प्लेसमेंट की जगह s है। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो g है डाउन साइड डायरेक्शन में, तो एक ही जगह हमने g पुट किया, डिस्प्लेसमेंट कितना करा दिया बॉडी को, h। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जगह h पुट किया तो हमें W इज इक्वल टू mgh मिल चुका है। अब जो हमने वर्क किया है वही वर्क इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो चुका है कि अब जैसे ही ऊपर से इसको छोड़ा जाएगा तो उस एनर्जी से नीचे गिरेगा। तो यही वर्क को हम पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल में लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिल गई हमको, mgh। तो यहाँ पर हमने वर्क की हेल्प से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाल लिया है। ठीक है, अब हमारा पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक हुआ खत्म। अब हमें देखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आई गेस आप पहले पढ़ चुके होंगे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब एनर्जी को बनाया नहीं जा सकता है ना ही मिटाया जा सकता है, एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। जैसे कि अभी ठंड का टाइम चल रहा है विंटर्स में, तो आप रूम हीटर्स यूज़ करते होंगे और वो काय पे काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर काम करते हैं। ठीक है, तो आप बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर। बस रूम हीटर क्या कर रहा है, आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी ले रहा है और हीट एनर्जी के फॉर्म में आपको दे रहा है, एनर्जी का फॉर्म बस बदल रहा है, वो और कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है ना। अब जैसे कि इसका और ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रही है लेकिन बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है ना, मान चलिए कुछ 100 किलोमीटर तक हम इलेक्ट्रिक करंट को ट्रैवल करवा रहे हैं, तो हमने जितना करंट यहाँ से भेजे हमें 100% तो मिलेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो वेस्ट होगा। तो वो वेस्ट करंट जो है या वेस्ट वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो वेस्ट हुई है वो किस फॉर्म में वेस्ट हुई है। आप देखते होंगे कि जो वायर हैं वो थोड़े गर्म हो जाते हैं, कंटिन्यू करंट फ्लो होता है, वायर गर्म हो जाते हैं, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रैवल करी जो कि कन्वर्ट हुई हीट एनर्जी के फॉर्म में और लॉस हो गया उसमें। 100 जूल एनर्जी चली थी इलेक्ट्रिक एनर्जी, 10 जूल हीट एनर्जी के फॉर्म में वेस्ट हो गई, बाकी हमें क्या मिली, 90 जूल मिल गई। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल यहाँ पर है बो एंड एरो, धनुष बाण। इसमें क्या होता है कि हम उसको पीछे खींचते हैं, इलास्टिक मटेरियल जो रहता है उसको हमने पीछे स्ट्रेच किया, तो स्ट्रेच करने के कारण उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी और हमने जैसे ही छोड़ा ये मोशन उसको वेलोसिटी दे दी, तो यहाँ पर v वेलोसिटी के कारण कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी काय में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में मोशन तो होता नहीं है, मोशन काइनेटिक एनर्जी में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको टाइप्स भी बता चुका हूँ, एग्जाम्पल भी बता चुका हूँ, ट्रेम्पोलिन भी एक एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं जिसमें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। अगर आपको ये बो एंड एरो वाला एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो लेट से कोई बॉडी है जिसका मास है 10 kg जो कि 50 मीटर हाइट पर रखी हुई है, 25 मीटर पर हमने एक चेक पॉइंट ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगी जब हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और नीचे आएगी जब हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ए पॉइंट पर एनर्जी कितनी है इसकी, mgh के फॉर्मूले से पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, m है 10, g की वैल्यू 9.8 होती है, हम राउंड फिगर में 10 लेके चल रहे हैं, तो ये हो गया हमारा m, ये हो गया g, हाइट हो गई 50, यहाँ पर 50 है, 10 × 10 × 50 कितना आ गया 5000 जूल। यहाँ पर क्योंकि बॉडी रेस्ट पर रखी हुई है काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, दोनों का सम कितना आएगा, हमारा टोटल एनर्जी कितनी आएगी 5000 + 0 5000 जूल। सेकंड केस में जब बॉडी हमारी छोड़ने पर यहाँ आएगी उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, तो जैसे जैसे बॉडी को वेलोसिटी मिलती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी उसमें कन्वर्ट हो रही है। लेकिन हमें चाहिए प्रूफ, क्या प्रूफ है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, इस पॉइंट पर हाइट कितनी है 25, m सेम रहेगा, g सेम रहेगा। ठीक है, तो mgh की जगह हमने रख दिया 25, तो हमें मिल गया 2500 जूल। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 2500 जूल है। अब यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से v² - u² = 2as।
हमें पता है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बॉडी की, 0। तो जो v स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाएगी वो मिलेगी 2as। यहाँ पर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमने v स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करी है 2as वैल्यू पुट करी, 2 से 2 कैंसिल हुआ, हमें फॉर्मूला मिलाmas। m की जगह रखा हमने 10 मास, एक्सेलरेशन हमने रखा 10 और s हमारा कितना है, डिस्प्लेसमेंट 25, 10 10 25 2500। काइनेटिक एनर्जी भी 2500 जूल आ गई, पोटेंशियल एनर्जी भी 2500 जूल आई थी। तो यहाँ पर देखिए दोनों का सम कितना आ गया, 5000 जूल। यहाँ पर भी सम कितना था, 5000 जूल। थर्ड केस में सी पॉइंट पर हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे हाइट कितनी है, 0, क्योंकि ग्राउंड पर आ चुकी है बॉडी, तो हाइट 0 होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। अब काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, इसी फॉर्मूले को हमने पुट किया यहाँ पर डायरेक्ट, यहाँ पर MAS, ठीक है, 1/2 से 2 काट दिया, MAS पुट किया, तो ये हो गया M, ये हो गया A, ये हो गया S। ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 5000 जूल। तो यहाँ पर भी 0 + 5000 कितना मिल गया, 5000 जूल। मतलब एनर्जी यहाँ पर कन्वर्ट हुई, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 थी, पोटेंशियल 5000 थी, यहाँ पर 2500 हो गई, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, काइनेटिक एनर्जी 5000 जूल हो गई, ठीक है। मतलब जैसे जैसे बॉडी की वेलोसिटी बढ़ी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती गई, ठीक है। आपको ये कन्वर्जन वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब हम चलते हैं अपने थर्ड एंड दी लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है पावर। वर्क एनर्जी हम देख चुके हैं और पावर वर्क एनर्जी की हेल्प से ही डिफाइन होती है। पावर क्या होती है कि आपको आपकी किसी काम को करने में कैपेसिटी में, मतलब कितना टाइम लग रहा है, आप ये कह सकते हैं काम करने की कैपेसिटी होती है एनर्जी, लेकिन आपको उस काम, आपके अंदर उस काम को कितने कम से कम समय करने की कैपेसिटी है, वो पावर कहलाती है। लेट्स से मैं किसी काम को 10 मिनट्स में कर रहा हूं, ये मेरी पावर है, लेकिन अगर कोई दूसरा पर्सन उस काम को 5 मिनट में कर पा रहा है तो उसकी पावर मेरी पावर से ज़्यादा कहलाएगी, क्योंकि वो काम उतना ही कर रहा है, उतने ही जूल वर्क कर रहा है, लेकिन कम टाइम में कर रहा है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, कितना वर्क कर पा रहा है कितने टाइम में, या फिर कितनी एनर्जी यूज कर रहा है कितने टाइम में, ठीक है ना। तो इसकी यूनिट क्या होगी पावर की, जूल पर सेकंड। एनर्जी की यूनिट हो गई जूल, टाइम की यूनिट हो गई सेकंड। लेकिन ये इसकी SI यूनिट नहीं है, SI यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर है वाट, ठीक है। यहाँ पर वाट होती है SI यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL/T-3। 1 वाट इज इक्वल टू होता है 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है। जैसा कि आपको पता है हम वेलोसिटी या स्पीड कैसे मेजर करते हैं कि कोई बाइक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, पर आवर मतलब 1 घंटे में। ऐसे ही यहाँ पर हम जब पावर की बात करेंगे तो 1 वाट का मतलब क्या होता है, 1 जूल पर 1 सेकेंड। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 100 वाट कितना होगा तो यहाँ पर हम बोलेंगे 100 जूल पर सेकेंड। मतलब कोई बॉडी 100 जूल एनर्जी यूज़ कर रही है 1 सेकेंड में। जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं, आपके घरों में भी होंगे, 7 वाट 10 वाट 12 वाट के हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं। तो वो हमें बेसिकली क्या बताते हैं कि जैसे कि 12 वाट का कोई बल्ब है तो ये 12 जूल एनर्जी यूज़ कर रहा है पर सेकेंड में, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, वाट जूल सेकेंड में क्या रिलेशन होता है। अब क्योंकि वाट एक बहुत ही छोटी यूनिट है, छोटे छोटे बल्ब में आपकी इतनी यूनिट यूज़ होती है, तो जो हैवी अप्लायंसेज होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं जो, तो उनके लिए अगर हम वाट यूज़ करें तो फिर 1000 वाट लाखों वाट में बात जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं, थोड़ी कन्वीनियंस, तो यहाँ पर हम सीधा एक लेटर यूज़ कर देते हैं के मतलब 1000 होता है, पता है आपको। 1000 कैसे, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो यहाँ पर 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। यहाँ पर हम एक और यूनिट के बारे में जानते हैं, HP या हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है, 746 वाट। ये हमारा इंजन्स में यूज़ होती है, आपने देखा होगा ट्रैक्टर्स वगैरह के जो इंजन होते हैं वो HPs में ही आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बोनस स्टेप है आपके लिए। वैसे तो आपका ये वीडियो एंड हो चुका है, ये आपका सिलेबस रिड्यूस्ड पोर्शन है, लेकिन थोड़ा नॉलेज के लिए ज़रूरी है। हमारे घरों में जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है। लेकिन हमारा जो यूनिट हम कहते हैं कि 10 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, 10 यूनिट्स कंजम्पशन किया है हमने, तो 10 यूनिट्स क्या होता है, देखिए उसकी यूनिट जूल होनी चाहिए, लेकिन जूल नहीं होके वहाँ पर यूनिट होती है किलोवाट आवर। जैसे हम बोलते हैं कि 10 यूनिट्स बिल आया है, तो एक्चुअली हमारा बिल होता है 10 किलोवाट्स पर आवर, 10 किलोवाट आवर,
ये क्या है, एनर्जी की यूनिट है। ये आपको क्या बता रही है कि आपने 10 किलोवाट आवर एनर्जी कंजम्पशन किया है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम इज इक्वल टू पावर। तो अगर आप टाइम को यहाँ भेज दें तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम मिलेगा आपको। तो यहाँ पर आपने पावर की यूनिट रखी वाट, टाइम की यूनिट रखी सेकंड, तो एनर्जी की यूनिट मिली वाट सेकंड। लेकिन ये बहुत ही छोटी यूनिट होती है, हम एक महीने में लाखों से भी ज़्यादा वाट सेकंड एनर्जी यूज़ करते हैं। तो हम इसे थोड़ी बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं कि वाट को हमने कर दिया किलोवाट और सेकंड्स को कर दिया हमने आवर में कन्वर्ट। तो अब यहाँ पर ये तो बड़ी यूनिट है, अब इनको अगर ऐसा ही यूनिट में लेकर आए तो क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट होता है, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स होता है। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 किलोवाट आवर कितना मिलेगा, किलोवाट इंटू आवर, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 3600 इंटू 1000। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। मतलब अगर आपसे कोई कहे कि आपने 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किया है तो आप बोल सकते हैं कि आपने 3.6 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी का कंजम्पशन किया है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वर्क, पावर, एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक है ना, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अभी भी कोई डाउट अगर आपके रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी होता जा रहा है, इसीलिए इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल ना करके एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें वर्क, पावर, एनर्जी के न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। ठीक है ना, अभी हम यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, काम का हुआ होगा आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।